Hello, dear student. Welcome you all back here again. And we have done the syllabus. What is the syllabus so of the Indian economy? We have already know and aware about in the last video. And this is the first chapter video. Chapter first is Indian economy on the eve of independence. This is the first part of the chapter first. So, in this chapter, we will learn what is the position, what is the situation of Indian economy on the eve of independence. इंडिपेंडेंस की शाम इंडियन इकॉनमी की क्या सिचुएशन थी, भारत की अर्थव्यवस्था की क्या सिचुएशन थी, किस तरह की अर्थव्यवस्था भारत की थी। इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से पोर्शंस, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे इस चैप्टर में। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ें तो उस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिनको कवर किया जाता है इस चैप्टर में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी भी पढ़ाई करिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, कौन सी चीज़ें, कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं जो बोर्ड में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए, जिससे आप लोग प्लान कर सकें कि आपको क्या करना है, कितने कितने मार्क्स के लिए कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मैं अंकिता सिंह आपको बताती हूँ कि चैप्टर फर्स्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी में आपको कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करना है। जैसा कि डियर स्टूडेंट आप लोगों को दिख रहे हैं स्क्रीन पे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, क्या क्या रिलेटेड चीज़ें हैं इस चैप्टर की जो कि हमें कवर करते हुए चलना है ये पूरे चैप्टर के दौरान। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, यू नो द वर्ड कॉलोनियल मीन्स द ब्रिटिश रूल। वो टाइम पीरियड, ब्रिटिशर्स का जब टाइम पीरियड था उस समय हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, मतलब ब्रिटिशर्स के ग़ुलाम थे, ब्रिटिशर्स का हम पे कब्ज़ा था। इसीलिए ब्रिटिशर्स के शासनकाल को कॉलोनियल रूल भी कहते हैं। ओके, सो उस दौरान उनके क्या क्या अत्याचार या शोषण थे हम लोगों के प्रति, इंडिया की इकनॉमी में उस क्या क्या इफ़ेक्ट किया, ये सब हम लोग देखेंगे। फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन इकॉनमी के फीचर्स क्या हैं इंडिपेंडेंस की शाम। एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या पोजीशन थी इंडिपेंडेंस, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी, क्या पोजीशन थी। क्योंकि हम सब जानते हैं ब्रिटिशर्स इंडिया को की वेल्थ को प्लैंडर करने के लिए इंडिया आए थे। उन लोगों ने ये सोचा था कि इंडिया एक सोने की चिड़िया है, जैसा कि सब लोग कहते हैं कि इंडिया पास्ट में सोने की चिड़िया थी। यहाँ पे रिसोर्स रिच प्लेसेस पाई जाती थी जो कि अट्रैक्शन पॉइंट था सारे लोगों का, ब्रिटिशर्स का, फॉरेनर्स का, कि वो इंडिया में आए, इंडिया की वेल्थ को प्लैंडर करें और अपनी कंट्री की वेल्थ और अपना मैक्सिमाइजेशन कर सके। इसीलिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए उस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलमोस्ट एक्सप्लॉयट हो चुका था, निल हो चुका था, बिकॉज ब्रिटिशर्स अपने सेल्फ मोटिव्स को पूरा करने के लिए इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को उनने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। अपने कैश क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉयट किया। तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। औद्योगिकरण, उद्योग का किस तरह का था पोजीशन, कैसे इंडिया के उद्योग थे।
इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल के दौरान व्यापारिक संबंध कैसे थे भारत के, फॉरेन ट्रेडिंग कैसे थे, वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग किस लेवल की थी और क्या पॉलिसीज़ थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया की क्या थी, मींस पॉपुलेटिव, कितनी पॉपुलेशन थी, क्या थी डेमोग्राफिक प्रोफाइल, द रेशियो क्या था पॉपुलेशन का, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था इंडिया का, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस किस तरह के ऑक्यूपेशंस उस समय इन्वॉल्व थे, लोग किस किस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे अपने लाइवलीहुड के लिए, ये सब भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के दौरान। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम देखेंगे कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था, किस तरह का आर्किटेक्चर उस समय था, ये सब भी हम इस चैप्टर में पूरा कवर करेंगे। सो ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस के साथ हम देखेंगे किस तरह का रहा। ब्रिटिशर्स के यहाँ से जाने के बाद इंडिया को ब्रिटिशर्स किस हालत में छोड़ के गए थे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। बट ये जो चैप्टर है ये मैं एक एक करके ही आपको वीडियोस के द्वारा प्रोवाइड कराऊंगी। ये फर्स्ट पार्ट है, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, और इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। इसी चैप्टर का जो पोर्शन यहाँ पे इस वीडियो में कवर हो जाएगा वो आप इससे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी। बिकॉज़ हर एक टॉपिक को कवर करना है, तो अपने नोट्स भी आप बनाते चलिए मेरे साथ साथ, वीडियोस के साथ साथ। और हर एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक थ्योरेटिकल है, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके नोट्स को नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर रही हूँ आप सेम एक्सप्लेनेशन हेडिंग्स के साथ नोट करते रहिए। मीन्स you have to write that heading first, and after writing the heading you know that what to write in this heading। ये बहुत अच्छा तरीका है। अपनी हेडिंग अगर आपने समझ ली कि मुझे हेडिंग क्या बनानी है, कैसी हेडिंग लिखूं जिससे आंसर सेटिस्फाइड हो सके, तो वो हेडिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट मेक योर हेडिंग and I will explain what to write in the heading, and then you can write in your own words, then you can make your all the notes completely। okay dear student, so हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, colonial exploitation on the Indian economy under the British rule। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टॉपिक जो है ये इस चैप्टर का वो है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑन द इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या थी, मतलब कौन कौन से शोषण होते थे जो इंडिया के ऊपर होते थे ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान, उसके बारे में हम बात करते हैं। ब्रिटिशर्स क्योंकि हम पे रूल करते थे, पूरी कंट्री पे रूल करते थे, उनने अपनी पूरी इंडिया में अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया था। वो इंडिया के हर एक सेक्टर में इन्वॉल्व थे, मतलब हम लोग उनके ग़ुलाम थे अपनी ही कंट्री में रह के, और वो लोग हम पे शासन करते थे। तो हमने देखा कि उनके शासनकाल पे इंडिया की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। इंडिया की अर्थव्यवस्था क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ इंडिया की जो इकोनॉमी है, इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग सेक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबको द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। सो जो प्राइमरी सेक्टर है आप सबको पता है प्राइमरी सेक्टर का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ये सब जो है ये प्राइमरी लेवल पे किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर एक्सट्रैक्शन, agriculture, farming, animal husbandry, fishing, these are the, and mining also, these are the primary sector, primary activities of the economy। so हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस किस जगह पे ज़्यादा अपना एक्सप्लॉइट किया इंडिया को, और इंडिया की इकोनॉमिक
कंडीशन बहुत ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती चली गई। जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट में इसको मेंशन कर सकते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट व्हाट यू हैव टू राइट, colonial exploitation of agricultural sector. So this is the first point. I will tell you about what to write in all the points. The colonial exploitation of agricultural sector means हमारा प्राइमरी सेक्टर जो था उनने पूरा ऑक्युपाई करके रखा था, पूरा का पूरा वो अपनी मर्जी की फसलें उसमें ग्रो कराते थे, अपने कैश क्रॉप्स को ग्रो कराते थे, जिससे उनकी फॉरेन डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा सके, उनका जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके। इंडिया के फार्मर्स पे प्रेशर था कि वो उनके कैश क्रॉप्स को ग्रो करें और वो ग्रो की हुई कैश क्रॉप्स को वो बाहर वर्ल्ड वाइड सेल करें, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, वो अपनी वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सके। सो ये जो था हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा उनने खाली कर दिया। कैसे? क्योंकि आपने सुना है इंडिगो, इंडिगो का मतलब नील की खेती, इंडिगो की खेती कराते थे। फिर साथ ही साथ उसके अलावा अफ़ीम की खेती कराते थे। सो जो ओपीम और इंडिगो ये दोनों की दोनों, अफ़ीम को इंग्लिश में ओपीम, ओपीम और इंडिगो ये दोनों की खेती करने की वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड था वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता था, उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती थी, जिसके वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ। अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट? यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। दूसरी चीज़ें थी एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट करने के लिए कि यहाँ पे ज़मींदारी प्रथा चलती थी। ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी ज़मींदारी। ज़मींदारी प्रथा के अंदर, ज़मींदारी पॉलिसी के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपने ज़मींदार्स बनाए थे, मतलब कि ज़मींदार्स इसमें थे जो कि स्मॉल फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, स्मॉल फार्मर्स पे प्रेशर डालते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें लैंड का और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करें। मींस ब्रिटिशर्स की डिमांड थी कि वो प्रोडक्शंस को ज़मींदार के थ्रू इंक्रीज़ करें और ज़मींदार का प्रेशर था स्मॉल फार्मर्स के ऊपर कि वो स्मॉल फार्मर्स को प्रेशर करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। सो ये हमने देखा कि इस तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था और जो ज़मींदार थे वो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज को बहुत ज़्यादा उसको इन्जॉय करते थे, उनके पास प्रिविलेज थे, उनको गवर्नमेंट को एक फ़िक्स्ड सम देना पड़ता था, उनको ब्रिटिशर्स को एक फ़िक्स्ड सम देना पड़ता था रेवेन्यू से। लैंड रेवेन्यू जो था, लैंड रेवेन्यू से जो भी प्रॉफिट होता था उनसे उनको एक परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज जो ज़मींदारी पॉलिसी के अंदर एक लिमिट लगाई गई थी कि हाँ इतना परसेंटेज आपको ब्रिटिशर्स को देना है एनी हाउ। तो वो जो परसेंटेज था उनको किसी भी तरह से प्रोडक्शन चाहे कैसा भी हो, उनके पास फैसिलिटी है कि नहीं, बट उनको मिनिमम इतना प्रोड्यूस करके ब्रिटिशर्स को देना ही था और उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर होता है या नहीं होता है वो उनका है। सो ये जो था ये इस तरह की पॉलिसी थी जिसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़रर थे वो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे। टिलर्स ऑफ द सॉइल मतलब जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, जो स्मॉल फार्मर्स, जो लेबरर्स हुआ करते थे, वो सबसे ज़्यादा सफ़रर हुआ करते थे बिकॉज़ वो पूरा हार्डवर्क करते थे, इतना काम करते थे, लेकिन उसके बाद भी उनको जो आउटपुट है उसका एक 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 अच्छा सम भी नहीं मिलता था। सो इसीलिए यहाँ देखा हमने कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। नेक्स्ट हम समझेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ? जैसे कि हमने अभी बात की प्राइमरी सेक्टर की,
और अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला था। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज़, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कराना चाहते थे, और इंडिया का जो मेन वर्क था जो कि उनका हैंडीक्राफ्ट था, मतलब कि हाथ से बने हुए सामान पे वो वर्क करते थे और उसी की ट्रेडिंग करते थे। तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत ही मतलब वैरायटी उसमें इंक्लूड थी, और ये वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी रेपुटेशन था इंडिया का हैंडीक्राफ्ट में। तो ब्रिटिशर्स ने इस पूरे जो रेपुटेशन था उसको ख़राब कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि इंडिया की जो इसका जो ट्रेडिशन चला आ रहा है हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, शिल्पकला के ऊपर जो ट्रेडिशन था, उन सबको ख़त्म करके वो अपने कुछ मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी लेके आए और इंडिया से अपनी चीज़ों को, अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए वर्क कराए। इसीलिए देखा गया कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी देखने को मिला। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसमें हमने देखा कि इंडिया की जो डिमांड थी, इंडिया डोमेस्टिक डिमांड थी इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट की, वो ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दी, क्योंकि उसको ड्यूटी फ्री कर दिया ब्रिटिशर्स ने। उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, वो एग्जेम्प्ट थी, ड्यूटी फ्री थी। तो इससे क्या हुआ, इंडिया को की जो अर्निंग है वो कहीं ना कहीं से रुक गई थी। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर्स ने अपने कार्यकाल में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट में कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम देखेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इंटरनेशनल ट्रेड पे कैसे हावी हुआ। मींस ब्रिटिशर्स की एक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, जिसमें उसने क्या किया, इंडिया से सारे रॉ मटेरियल्स, इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स थे, क्योंकि वो इंडिया को अपना कॉलोनी इसीलिए बनाना चाहते थे ताकि यहाँ पे शासन कर सके और यहाँ के जितने रिसोर्स थे, रिच रिसोर्सेज थे, उसको ऑक्यूपाई कर सके और अपनी इंडस्ट्रियल नीड्स को फुलफ़िल कर सके। इसीलिए उनका मेन एम यही था, इंडिया की मार्केट में अपनी ही पोजीशन को सेट करना, अपनी मार्केट को बनाना और इसको बढ़ाना। तो यहाँ हमने देखा ड्यूटी फ्री कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब इंडिया से जो रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को सप्लाई होता था, ब्रिटेन को जो सप्लाई होता था, उसको ड्यूटी फ्री कर दिया। उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता था, कुछ नहीं लगता था, उसका कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ता था ब्रिटेन को। और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था उसको, उस रॉ मटेरियल्स को अपनी नीड्स के लिए, उन सबको तो एग्जेम्प्ट कर दिया इसने। और साथ ही साथ अपनी पूरी इंडिया में एक टैरिफ पॉलिसी भी इसने लागू करी। उस टैरिफ पॉलिसी के अंदर जो ब्रिटिशर्स, पहले तो इनने किया कि सारी की सारी रॉ मटेरियल्स को अपने पास इंपोर्ट कर लिया और वो उसको ड्यूटी फ्री रखा, इंपोर्ट का कोई चार्ज नहीं लिया। नेक्स्ट इनने क्या किया, जो रॉ मटेरियल ये लोग अपने लिए परचेज़ करते थे इंडिया से, उससे इनने फाइनिश प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और वापस से उस फाइनिश प्रोडक्ट को इंडिया की मार्केट में उतारा। मींस इंडिया के रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज़ करके इनने अपने फाइनिश प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया इंडस्ट्रीज़ में, और उसके बाद उन्हीं प्रोडक्ट्स को, इंडिया के रॉ मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट्स को इनने बिना ही किसी, मतलब उनने इंडिया की मार्केट में एक्सपेंड किया ताकि अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो मतलब यहाँ के रॉ मटेरियल वो परचेज़ करते थे विदाउट फ़ी,
और उसके बाद उसको इंडिया में ही बेच देते थे। तो ये इनकी पॉलिसी थी, तो जिससे इन्हीं को फ़ायदा हो रहा था और इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इंडिया का पूरा हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो चुका था। तो ये सब हमने देखा किस तरह से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडियन इकॉनमी में ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान। चलिए आप देखते हैं आगे इंडिया के फीचर्स क्या थे, इंडियन इकनॉमी के फीचर्स क्या थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की शाम इंडियन इकॉनमी के फीचर्स क्या थे। मींस अब इसमें मैं आपको टॉपिक्स बताती जाऊंगी, मींस हेडिंग्स बताती जाऊंगी और उसको साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। आप लोग उन हेडिंग्स को नोट डाउन करते चलिए और उसको समझ लीजिए कि इसमें लिखना क्या है आपको। मीन्स आई विल टेल यू द हेडिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द हेडिंग, देन राइट व्हाट टू राइट इन द हेडिंग। ओके, with my explanation you can able to know that what to write to in the heading। तो इंडिया की जो इकॉनमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो थी स्टैगनेंट, STAGNANT, स्टैगनेंट इकनॉमी। इसका मतलब होता है कि ऐसी इकनॉमी जिसमें कोई भी ग्रोथ, कोई इनकम नहीं है। मींस कि ऐसी इकनॉमी जो मतलब बिल्कुल ख़त्म इकनॉमी है। ओके, जिसमें एक भी ग्रोथ, एक भी इनकम ना हो। मींस जैसे खाली हो जाती है, किसी की पूंजी ख़त्म हो जाती है, तो वैसी इकनॉमी थी। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसकी जो धरोहर थी वो ऑलमोस्ट निल थी, एम्प्टी थी। ओके, तो ये ऐसी इकनॉमी थी जिसमें कुछ भी, कोई पूंजी नहीं बची थी ब्रिटिशर्स के साथ ही साथ। इसमें हम देखेंगे कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत सालों तक रूल किया था और इंडिया का जो इनकम था, पर कैपिटा इनकम जो था, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय जो थी इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी उस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा कम थी। ब्रिटिशर्स के कार्यकाल में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो ऑलमोस्ट 0.5% पर कैपिटा इनकम थी, 0.1% पर एनम, इस तरह की थी। तो मतलब बहुत निल, एग्जेम्प्ट हो गई थी हमारी अर्थव्यवस्था, बहुत ख़राब सिचुएशन में थी उस टाइम पीरियड पे। और जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, एपिडेमिक की सिचुएशन थी। मींस कि यहाँ पे भुखमरी थी, बिल्कुल जैसे महामारी टाइप फैली हुई थी। किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। सारे सेक्टर्स एग्जेम्प्ट थे, सारे सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी जो हैं वो सब के सब एम्प्टी हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, बिल्कुल कुछ नहीं था किसी के पास। तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी बहुत इफ़ेक्ट की इससे। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैकवर्ड इकॉनमी। बैकवर्ड इकॉनमी मतलब पिछड़ी हुई। जैसे कि आजकल हम लोग इतने मॉडर्नाइजेशन में हैं, हम लोगों ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया, हर सेक्टर में डेवलपमेंट कर लिया और इंडिया के डेवलपमेंट को वर्ल्ड वाइड काउंट किया जाता है। इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, हर सेक्टर में अपना नाम कमा रहा है। उस टाइम पीरियड में जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, उस टाइम पीरियड में इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी, हर सेक्टर से बिल्कुल ही पिछड़ी हुई थी। यहाँ पे बहुत ही बल्क में पुअर पॉपुलेशन थी सेटल्ड, जो कि उसके पास खाना नहीं था, शेल्टर नहीं था, क्लोथिंग नहीं थी। मीन्स द मेन एलिमेंट्स हैं लाइवलीहुड के, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये सब नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी, ना रोज़गार था, रोज़गार नहीं है। तो ये जो बेसिक लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कैसे हो सकती है जब तक आय का ज़रिया ना हो, ना फूड, ना क्लोथिंग, ना शेल्टर होगा किसी के पास। तो इसीलिए इंडिया की जो इकॉनमी थी वो बैकवर्ड इकॉनमी कहलाई। पर कैपिटा आय बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए थे इंडिया को, उस टाइम पीरियड में इंडिया की
पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम थी, कुछ परसेंटेज ही थी। तो वो जो पर कैपिटा इनकम था वो फुलफ़िल नहीं कर पाती थी नीड्स को लोगों की, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। नेक्स्ट हेडिंग है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस मतलब कि आपकी जो कृषि थी, कृषि का पिछड़ापन, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने प्राइमरी सेक्टर को फुल्ली ऑक्युपाई करके रखा था। वो प्राइमरी सेक्टर को यूटिलाइज़ करते थे अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी फॉरेन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए। तो जो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस वो हमें देखने को मिली इंडिया में, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ एग्रीकल्चर का, जिसके साथ एग्रीकल्चर और ज़्यादा पिछड़ते हुए चली गई, और जिससे इंडिया की जो जीडीपी थी वो भी बहुत ही कम हो गई, मींस कि हाफ से भी कम हो गई थी। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब इंडिया के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन होता है, ईयरली प्रोडक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड था, और जिसकी वजह से इंडिया का जीडीपी लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो बहुत, उसका परसेंटेज भी डाउन हो गया था। ठीक है, तो जो इंडिया क्योंकि एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है, इसमें मोर देन 72% ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड एंड वर्किंग ओवर एग्रीकल्चर। सो इस वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा पिछड़ गया था, जिसकी वजह से जीडीपी भी कम हो गई थी इंडिया की। जीडीपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इकोनॉमिक में। तो इकनॉमी को सुधारने के लिए जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया था, कम हो गया था, जिसके वजह से इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, और इंडिया का एग्रीकल्चर बिल्कुल कम हो गया था उसका प्रोड्यूस। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस मतलब, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था एक्सप्लॉयटेशन किन किन सेक्टर्स में हुआ, तो इंडस्ट्रीज़ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया गया। हमारी इंडस्ट्रीज़ जो थी, इसमें जो बेसिक हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उसको ऑलमोस्ट उसको ख़त्म कर दिया गया, और ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए यहाँ के रॉ मटेरियल्स को, यहाँ के लेबर्स को, मैन पावर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि पहले जो था इंडिया डिपेंड करता था हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स पे, हैंडीक्राफ्ट से बने हुए सामानों को प्रोड्यूस करने पे बेस्ड था, बट ब्रिटिशर्स ने उनको प्रेशराइज़ किया मशीन्स के लिए, मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तो जिसकी वजह से उनका जो स्मॉल स्केल्स था वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी। देन इंडिया में जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बहुत ज़्यादा पुअर था, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशंस, कम्युनिकेशन, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में संचार के साधन जितने भी थे वो सब थे। इनमें भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा था इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आए, क्योंकि वो जानते थे कि इंडियंस अगर डेवलप्ड कर जाएंगे तो वो उनकी बात नहीं सुनने वाले, इसीलिए वो इंडियंस को प्रेशर करके अपना ही वर्क कराते थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी इंडिया बहुत ज़्यादा निल था, इसीलिए पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके ट्रांसपोर्टेशन में भी कमी देखने को मिली, मींस ऑफ कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, ये सब बहुत लो था उस टाइम पीरियड में, बहुत पिछड़ा हुआ हो गया था। सो नेक्स्ट, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे हम लोग, इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे,
क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था, तो हम लोग अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए हर एक तरह से ब्रिटिशर्स के ही समय से डिपेंडेंट थे दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, ताकि वहाँ से इंपोर्ट करके कुछ मशीन्स वगैरह लाई जाए और जिससे डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ाया जा सके। तो ये देखा कि हमारे कंट्री के अंदर, कंट्री के डोमेस्टिकली कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था। मींस कि हम लोग पूरे डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज़ पे कि वो हमें कुछ मशीन्स, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें। तो ये हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था और एक्सपोर्ट बहुत कम हो चुका था, जिसने भी इंडिया की जो इकॉनमी है उसको बहुत इफ़ेक्ट किया। और ये भी एक फ़ीचर था कि मतलब हम लोग डिपेंड करते थे बाहर वालों से, अपनी खुद का कुछ नहीं था। तो बाहर वालों से जो हम मशीन्स मंगाते थे, इक्विपमेंट्स मंगाते थे, उनको यूटिलाइज़ करते थे अपने डेवलपमेंट के लिए। देन अर्बनाइजेशन जो था, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, ये नेक्स्ट है हेडिंग, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। तो उस टाइम पीरियड में अर्बनाइजेशन भी लिमिटेड था। तो यहाँ पे क्या है, अर्बनाइजेशन, ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादातर पॉपुलेशन का हिस्सा जो था वो रूरल सेक्टर्स में, रूरल एरियाज़ में रहता था। मतलब कि अगर मैं डाटाज वाइज बताऊँ तो पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो आपका रहता था अबाउट 80+, 86% नियर। ये सारा हिस्सा जो था वो आपका रूरल एरियाज़ में ही सेटल था। अर्बन एरियाज़ में बहुत ही कम हिस्सा सेटल था, 14%। तो बहुत ज़्यादा अर्बनाइज नहीं था उस टाइम पीरियड पे इंडिया। ज़्यादातर लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एग्रीकल्चर और फार्मिंग पे ही डिपेंड करते थे, प्राइमरी सेक्टर्स पे डिपेंड करते थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड नहीं था उस टाइम पीरियड पे। देन नेक्स्ट पॉइंट है पोवर्टी। पोवर्टी मतलब गरीबी। अपनी इकनॉमी का एक बहुत बड़ा भाग जो था वो गरीबी रेखा के नीचे था। लोग बहुत गरीब थे, पुअर थे, उनके पास अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी नहीं हुआ करता था। इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे, अनडेवलप्ड थे, और उनके पास कोई जॉब भी नहीं था। इसीलिए उनके पास अपने रहन सहन के लिए एक पर्याप्त मात्रा में मनी भी नहीं थी जिससे वो अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सके, मीट कर सके। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमी फ्यूडल इकॉनमी। इंडिया की जो इकॉनमी थी वो कैपिटलिस्ट थी, पूंजीपति थे, ठीक है, पूंजीपति थी। तो जितने भी अमीर थे वो अमीर थे, जो गरीब थे वो गरीब ही रह गए। जो पूंजीपति साम्राज्य था वो, उसके पास बहुत ज़्यादा धन था, पर्याप्त मात्रा में था, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा खासा लैंड था। मींस लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उस टाइम पीरियड पे, और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो अनइक्वल था, जिसकी वजह से जो अमीर थे वो अमीर रह गए और जो गरीब थे वो गरीब ही रह गए। फ्यूडल सिस्टम के अंदर लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, इसीलिए पुअर्स जो थे वो और ज़्यादा पुअर होते चले गए, और जो अमीर थे वो और अमीर होते चले गए, क्योंकि उनके पास एक ग्रोइंग पावर था, उनके पास एक लैंड था जो अप्रिशिएट होता रहता है, उससे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं लॉट। बट जो पुअर थे उनके पास या तो वो लैंडलेस थे, या तो बहुत स्मॉल फार्मर्स थे, या तो छोटे से ही हिस्से में अपना वर्क करते थे, तो वो उतने में ही सीमित रह गए, क्योंकि वो जितना भी प्रोड्यूस करते थे वो उसको टैक्स के द्वारा अपने प्रोड्यूस को रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू उनकी होती थी उसको लैंड रेवेन्यू दे देते थे ब्रिटिशर्स को। तो इसीलिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पीरियड में हमने देखा कि जो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैपिटलिस्ट थी, पूंजीपति थे। वहाँ पे पूंजीपति ज़्यादा थे और फिर लोअर पीपल थे। तो पूंजीपति अमीर थे और जो लोअर फार्मर्स थे, जो लैंडलेस थे, वो गरीब ही रह गए।
सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि इंडियन इकॉनमी की क्या सिचुएशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम लोगों ने देखा कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसा था ब्रिटिश रूल्स के अंदर। फिर हमने फीचर्स को समझा। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। इसकी हेडिंग्स जितनी मैंने बताई है उसको नोट करते चलिए, उसके पॉइंट्स को अपने अपने से आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकें, इसे समझ सकें। आगे इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें और भी टॉपिक जो बचे हुए हैं वो कवर करूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। और अपने नोट्स भी मेंटेन करते रहिए। अपनी प्रेजेंस आपको रजिस्टर करानी है हर एक लेक्चर वीडियो के बाद। Dear student, thank you for watching. Have a good day. Bye.